पिछले क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू किए थे प्रपोर्शन, और प्रपोर्शन से कुछ सवाल भी हम लोग बनाए हुए थे पिछले वाले क्लास में। आज हम लोग प्रपोर्शन के अंदर कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर हमारा आज प्रपोर्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज भी क्लास हमारा जो चलने वाला है वो किसका चलने वाला है? प्रपोर्शन का ही चलेगा। पिछले वाले क्लास में जो कुछ भी पढ़ा था, क्या उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? सब कुछ समझ में आया था कि प्रपोर्शन क्या होता है, इसमें सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं, है ना। कब कहेंगे कि प्रपोर्शन में है कि नहीं है, कब कहेंगे जब दोनों रेशियो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो हमारा वो प्रपोर्शन में है ना। तो प्रपोर्शन हम लोग किसको कहते हैं हम लोग समझ चुके हैं। अब प्रपोर्शन से रिलेटेड कुछ और सवालों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आज अलग अलग प्रकार का सवाल है जो कि आपके बुक में भी दिया गया है। इसके बाद फिर आपका प्रपोर्शन कंप्लीट समझा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग चलेंगे अपने यूनिटरी मेथड पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, बोला गया इसमें इफ 36 इज टू 81 एज, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग कल बताए थे, एज x इज टू 63। इसको एक बार पूरा पढ़ते हैं। इफ 36 इज टू 81 एज x इज टू 63 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब इसमें 1 2 3 4 टर्म है ना, और हमने आपको कहा था कि प्रपोर्शन का जब भी बात होगा तो कितना टर्म रहेगा, 4 टर्म रहेगा, जिसमें से x दिया हुआ है। तो आपको इसमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। चलिए कल हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। और एक्सट्रीम टर्म में हमारा कौन कौन आता था, पहला वाला और आखिरी वाला, यानी कि ए और डी आता था। और मिडिल टर्म में कौन सा आता था, बी और सी आता था। चलिए उसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपना सवाल बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आज का स्टार्ट होता है। तो पहले ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। हम लोगों को पता है, अच्छा पहले तो बताइए सवाल क्या है। पहले आपके पास सवाल है 36 इज टू 81 एज x इज टू 63, यही सवाल है ना। इसका मतलब वो ये हुआ हमारा a b c और ये हो गया d। हम लोगों ने कल फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, कौन सा टर्म बताओ, मिडिल टर्म। वेरी गुड, ये हम लोगों ने कल फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म का मतलब क्या होता था, a इंटू डी, हाँ या ना। और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म का मतलब b इंटू सी होता था। तो अब जरा बताइए, इसको देखते हुए हमने माना कि ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो a और d हमारा कौन सा हुआ, 36 और 63 हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36 इंटू 63, ओके। उसके बाद b इंटू सी बोला है, तो b हमारा कौन सा हुआ, 81, हाँ या ना बोलो। और c के जगह पे हमारा क्या आएगा, x आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो यहाँ पे क्या आप लोग बता सकते हैं कि x हमारा मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है? मल्टीप्लाई में है, यानी कि जो 81 है ये भी हमारा फिर मल्टीप्लाई में हुआ। इसको हम इक्वल टू को इधर लेकर आ जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, डिवाइड में बदल जाएगा। चलो तो आप इसको जैसा का तैसा रहने दीजिए, 36 इंटू 63 डिवाइडेड बाई इसको क्या कर दो 81, और इधर हमारा केवल क्या बचा, x बचा। मतलब ये हमारा 81 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अब बताइए, आप बताएंगे कि क्या इसमें आपको लग रहा है कि कुछ कट रहा हो? जरा सोचो, कौन सा कट रहा है बताओ। 81 और 63 कट रहा है आपके हिसाब से। चलिए कटने का तो हमारा 36 भी कट जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक एक करके काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले आप इसको काटो 3 से, कितने बार में काटोगे, 12 बार में। और इसको 3 से कितने बार में काटोगे, 27 बार में, ठीक है। उसके बाद अब आप इसको फिर से काटोगे। अच्छा ज्यादा यहाँ पे गंदा हो जाएगा फिर, है ना, नीचे लिख जाओ 12 इंटू 63 बाई 27। यहाँ भी काट सकते हैं लेकिन गंदा लगने लगेगा, तो आप यहाँ पे काट लो, है ना। अभी भी ये 12 3 से कटेगा कितने बार में, और ये 3 से कितने बार में, 9 बार में। अब 9 और 63 तो अब सीधा सीधा करता है, 9 1 जा 9 और 9 के डबल में 63 कितने बार में, 7 बार में। तो अब आपके पास केवल क्या बचा बताइए, 4 इंटू 7। 9 कहाँ बचा है भाई, केवल 4 इंटू 7 ना। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ
28 बराबर x, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 28 आ गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा वैल्यू आना चाहिए 28 आना चाहिए। बस इसी तरीके से निकालना है इसका आंसर। तो इसका आंसर जो आप निकालेंगे वो फॉर्मूला के ऊपर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, a इंटू डी इक्वल्स टू b इंटू सी, यही होता है ना। इसको हमने सॉल्व किया, हमारे सामने x का वैल्यू आ गया। आगे बढ़े हम लोग। क्या इसमें कोई दिक्कत होगा आप लोगों को? आसान सवाल था ना। चले, ये हो गया हमारा पहला सवाल कंप्लीट। क्या दूसरा सवाल उसी तरीके से नहीं बनेगा? बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। इसमें क्या है, x यहाँ पे था हमारा थर्ड टर्म पे, x हमारे सर पहले दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, बनना तो इसी तरीके से है। क्या ये वाला मिटा दें? जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी जल्दी करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। सॉल्यूशन नंबर 2 में जो वैल्यू दिया गया आपके पास वो है x इज टू 92 एज 87 इज टू 116। फॉर्मूला तो हमारा ही सेम रहेगा, हम केवल ये नीचे वाला मिटाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये सब चीज। तो अब बताइए आप, यहाँ पे हमारा a इंटू डी क्या हो जाएगा, a हमारा है x और d हमारा क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो x इंटू 116 लिख सकते हैं हम, और b इंटू सी क्या होगा बताओ 92 इंटू 87, यही होगा ना। चलिए अब आपको वैल्यू निकालना किसका, पहले ये बताइए x का निकालना है। और बताओ ये 116 हमारा किस में है, अभी मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे इक्वल टू का, तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो x को आप इधर ही रखो, ये हमारा 92 इंटू 87 है, और नीचे का तो क्या बन जाएगा 116 बन जाएगा। क्या है बात समझ में आ रहा है आपको? 92 इंटू 87 हमने इसको इधर देख लो, पहले उसको हमने जैसा कहते ऐसा रखा, 116 हमारा मल्टीप्लाई में धरा गया, तो ये हमारा हो गया डिवाइड में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको काटने का काम करना है। चलिए देखिए जरा ध्यान से, अब आप लोग बताएंगे, हम तो नहीं बताने वाले हैं। आप बताइए किसको किससे काटोगे आप? 116 को 92 से। चले कितने बार में कटेगा? चलो पहले इसको ना हम लोग 2 से काट लेते हैं ना, ताकि हमारा वैल्यू छोटा हो जाए। 46 बार में नहीं कटेगा, देख लेते हैं एक मिनट, 2 से तो ये कटेगा ना पहले, तो 2 से 46 एक मिनट रुक जाओ, 40 और 6, हाँ, और ये 2 से कितना हो जाएगा 5 54 और 4, एक मिनट 5 बार में 10, 8 ना, पिटाओगे, गलत बता रहे हो। चलिए उसके बाद फिर अभी और कटेगा 2 से, ये 2 से कटेगा कितने बार में 23 बार में, और ये 2 से कट जाएगा कितने बार में 29 बार में। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए पहले इतना लिख लेते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा आपको कंफ्यूज ये कर सकता है। तो 23 इंटू 87 हुआ, नीचे में केवल क्या बचा आपके पास 29 बचा। समझ में आ रही है बात? और हमको लग रहा है कि पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार में। हाँ बिल्कुल, कितने बार में कट गया ये 3 बार में कट गया। तो आपके पास केवल क्या बचा x इक्वल्स टू 23 इंटू 3, तो x इक्वल्स इसको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 69। तो बताइए यहाँ पे हमारा वो कौन सा वैल्यू होना चाहिए, x के जगह पर 69 होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया आपको? आगे बढ़े हम लोग। चलो, तो जब भी आपके सामने 4 टर्म दिया हुआ रहे, जिसमें से 3 का वैल्यू आपको पता है, चौथा वाला मिसिंग रहे, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करके इसको बनाएंगे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है हमेशा कि x को आप x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर या उधर से इधर आएगा, तो किस में चेंज हो जाएगा डिवाइड में। कोई बस आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आपका ये बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है पहले एक बार समझिए ध्यान से, ठीक है।
देखिए इन अ प्रपोर्शन द फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म आर 51, 68 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द थर्ड टर्म, मतलब कि आपके पास एक प्रपोर्शन है और प्रपोर्शन में कितना टर्म होना चाहिए, 4 टर्म होना चाहिए, जिसमें से 3 ही दिया हुआ है, आपको एक और निकालना है, जिसमें से पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है और चौथा दिया हुआ है। कौन सा निकालना है आपको, फिर तीसरा निकालना है। तो क्या आपको तीसरा पता है, नहीं पता है, तो क्या मान लेंगे उसको, x मान लेंगे, है ना। तो आपके सामने जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। देखो पहला वाला है कितना बताओ, 51 एज 2, दूसरा वाला कितना है 68 एज, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। क्या तीसरा वाला दिया हुआ है आपको, नहीं, वो तो निकालना, तो क्या मान लेंगे x एज 2, चौथा क्या था 108। इसको लिखने का तरीका ये होगा हमारा। हमने कैसे लगाया अनुमान, अच्छा पहला दिया हुआ है तो पहला हमने लिखा, दूसरा दिया है दूसरा भी हमने लिख दिया, लेकिन इसके बगल में बीच में हमने कैसा साइन दिया, एज 2 का दिया। उसके बाद थर्ड टर्म निकालना, वो हमको नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया उसको, वहां पे x मान लिया, और चौथा तो दिया ही हुआ था। अब बोला गया है कि ये सब प्रपोर्शन है, तो थर्ड टर्म निकालिए, यानी कि थर्ड टर्म के रूप में आप क्या निकालेंगे, बस x का वैल्यू निकालेंगे, बस सिंपल। तो चलिए निकालते हैं। इसके लिए भी आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला सेम लगाएंगे फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला हम एक बार दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं, हालांकि अब आपको याद हो जाना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। ये मिडिल टर्म्स लिखा हुआ है, ओके। चलिए क्या होता है भाई, a इंटू डी और b इंटू सी। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा a और d कौन सा है बताइए, 51 और 108, वेरी गुड। उसके बाद b और इंटू सी, तो 68 है हमारा b और c हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या ये सवाल अब हमारा पहला और दूसरा की तरह नहीं बन गया, बस अब आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है अब ये 51 इंटू 108 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 68। क्यों, क्योंकि ये 68 हमारा x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू को इधर आएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा काटने का काम कर लेते हैं, ठीक है। पहले आप इसको 2 से काटो, 2 से काटोगे कितने बार में, 34 बार में। हाँ, इसको 2 से काटोगे कितने बार में, 54 बार में। अब ये और कटेगा, इसको 2 से काट लो 27 बार में, और इसको 2 से काट लो 17, ठीक है। चलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको ना हो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर देते हैं। 51 इंटू 27 ऊपर में बचा, नीचे में केवल 17 बचा, ये बचा ना। अब आपको पता है कि 17 के टेबल में 51 डायरेक्टली आता है, कितने बार में, 3 बार में, तो ये 3 बार में कट गया। तो अब आपके सामने केवल वैल्यू क्या दिख रहा है, 3 इंटू 27 बराबर x। इसका मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 27 इंटू 3 कर लो, कितना हो गया, 81 बराबर x। यही हो गया x का वैल्यू। तो इसमें जो बोला गया था कि थर्ड टर्म निकालो, और थर्ड टर्म के जगह पे हमने माना था x, इसका मतलब थर्ड टर्म के जगह पे हमारा कौन सा वैल्यू आएगा, 81 आएगा। हो गया, सिंपल है ना। चलिए इसी तरीके से आपको ये वाला भी बनाना है। इसमें देखो क्या बोला गया है, समझिए पहले। द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ अ प्रपोर्शन आर 12, 8 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सेकंड टर्म। इसमें आपको कौन सा निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है। तो सवाल हम रहने देते हैं, कुछ कुछ चीज इसमें हम बस मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा इसमें जो दिया हुआ है वो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा बताओ, फर्स्ट टर्म इसमें हो जाएगा कितना है, 12। तो फर्स्ट टर्म 12 हो जाएगा। सेकंड निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बताओ, x लिख देंगे। और थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है और फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है 8 और फोर्थ टर्म दिया हुआ है 14। क्या अब ये सवाल आपका बन गया, बस। मतलब पहला टर्म दिया हुआ है, दूसरा टर्म नहीं दिया हुआ है, तो हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। थर्ड टर्म दिया हुआ है, चौथा भी दिया हुआ है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। और फॉर्मूला में क्या कुछ बदलाव होगा, नहीं, बस इसके वैल्यू में बदलाव होगा, तो बस वैल्यू मिटा देते हैं, है ना। वैल्यू कहाँ से मिटाएंगे, यहाँ से, क्योंकि इसके जगह पे वैल्यू तो आपको दूसरा लिखना पड़ेगा ना। फॉर्मूला सेम चलेगा लेकिन वैल्यू सेम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका अलग है, क्वेश्चन अलग है, वैल्यू अलग है, तो कैसे सेम लिखोगे आप। चले बताइए, इसमें a और d कौन है, a है 12 और d है 14, और b क्या है इसमें आपका x, c क्या है
8। समझ रहे बात को? ये हो गया ए, ये ए बी सी डी, उसी तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है। ठीक है, अब देखो ये 12 है इंटू 14 है। आपको पता है ये 8 हमारा मल्टीप्लाई में अभी है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड में बन जाएगा। तो इधर क्या नहीं बचा, केवल x। अब आप इसको काटो आराम से, जैसे इसको 4 से काट लो 2 बार में, और इसको 4 से काट लो 3 बार में। सिंपल है ना? सिंपल। फिर इसको 2 से 1 बार में, और ये 7। कितना है आपके पास? ऊपर में 3 इंटू 7, नीचे में कुछ बचा नहीं बचा, तो 3 इंटू 7 बराबर x। तो ये हो गया 21 बराबर x। बस यही निकालना था आपको। इसका मतलब हो गया कि जो सेकंड टर्म के जगह पर हमने x माना है वहां पे क्या आना चाहिए? 21 आना चाहिए। बस इसी तरीके से बनाना है इस सवाल को, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की ओर आते हैं हम लोग। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये वाला मिटा दें, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी जल्दी से इसको फटाफट लिखते चलिए। सॉल्यूशन 4 कर लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए तो देख रहे हैं एक ही फॉर्मूला से कितना सारा सवाल हमारा बन जा रहा है, बन रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 को बताने से पहले हम आपको एक नोट लिखवाना चाह रहे हैं, और ये नोट जहां पे भी आप बनाए हैं उसी के जस्ट नीचे लिखिए, फिर सवाल नंबर 5 बनाएंगे आप। ठीक है, तो पहले नोट लिखिए। नोट है आपका कंटिन्यूड प्रपोर्शन का, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन में क्या होता है जरा समझ लीजिए। इसमें ना आपका a इज टू बी एज b इज टू c होता है, यही आपको ध्यान में रखना है। मतलब इसमें 4 टर्म नहीं होते हैं, इसमें कितने टर्म होते हैं? होगा तो 4 टर्म ही, लेकिन 2 टर्म इसमें क्या होगा? सेम होगा। कौन कौन सा? दूसरा और तीसरा हमेशा। हाँ, मिडिल टर्म आपका इसमें हमेशा सेम रहने वाला है। समझिए ध्यान से, अभी आपने पढ़ा था कि प्रपोर्शन में कितने टर्म होने चाहिए? 4 टर्म होने चाहिए। 4 टर्म तो इसमें भी है, 1 2 3 4, लेकिन इसमें जो दूसरा वाला टर्म है वो और तीसरा वाला दोनों क्या है? सेम होता है। तो जब भी आपसे कोई बोले कि बताओ कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? होंगे 4 टर्म ही। कितने टर्म होंगे? 4 टर्म होंगे, लेकिन सेम कौन सा होगा? दूसरा और तीसरा। समझ रहे बात को? चलिए, अब चूंकि अब आपको समझ में आ गया है, यही था हमारा नोट कंटिन्यूड प्रपोर्शन का। अब आप इसके सवाल के ऊपर आइए, देखिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में भी ये दोनों रेशियो और ये दोनों रेशियो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होंगे। ठीक है ना? चलिए अब इसके सवाल पे आइए। सॉल्यूशन नंबर 5 क्या बोला गया है, पहले आप इसको समझिए। पहले बोला गया है सो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। आपको बताना है कि ये वाला और ये वाला किस में है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो इसमें जरा देखा जाए ध्यान से, तो कितना टर्म है? 1 2 3 ही टर्म है। तो क्या इसका चौथा टर्म अपने से नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखो, ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, तो तीसरा टर्म भी क्या होगा? 60 ही होगा। इसका मतलब ये क्या है? आपका चौथा टर्म है। मतलब देखो यहाँ पे पहले लिखा क्या है, पहले वो देख लो। लिखा है आपके सामने 48 60 और क्या है? 75 है ना। हमने आपको कहा था अभी किसमें जो दूसरा और तीसरा टर्म होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो इसमें पहला टर्म तो हमारा ये हुआ, फिर दूसरा कौन सा हुआ? 60। अब जब दूसरा 60 है तो तीसरा भी क्या होगा? 60 ही होगा। इसका मतलब 75 जो दिया हुआ है वो कौन सा टर्म है? 4th टर्म है। बस हो गया, सिंपल। तो आपको क्या करना है इसमें कर देना है 48 इज टू 60 एज 60 इज टू 75। अब जरा देखो तो क्या यही सेम चीज हमारा ये मैच नहीं किया? जल्दी बताओ। यानी कि इसमें भी दूसरा और तीसरा टर्म सेम हमने लिखा है, यहाँ पे भी हमने क्या लिखा? दूसरा और तीसरा सेम लिख देने की 60 60। अब क्या ये बन गया आपका सवाल? नहीं। अब इसको दोनों तरफ सॉल्व करके बताओ कि दोनों सही है कि नहीं। मतलब कि इधर का रेशियो और इधर का रेशियो दोनों सेम आ गया, तभी कहलाएगा ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। यदि सेम नहीं आया तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में नहीं है। इतना करके नहीं छोड़ेंगे केवल आप, ठीक है? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करिए, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 48 इज टू 60 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 48/60 लिख सकते हैं।
उसी प्रकार से ये हमारा 60:75 है, तो 60/75 लिख सकते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ कट वट कर लेते हैं। इसको आप काटोगे 2 से तो कितने बार में 24, 2 से 23, फिर 2 से करोगे 12, फिर 2 से करोगे 15, फिर 3 से करोगे 4 और 3 से करोगे 5। कितना आया आपका बताओ? 4/5 आया। इधर भी कितना आना चाहिए? 4/5 ही आना चाहिए। यदि आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। देख लेते हैं। इसको 2 से काटोगे 3, इसको सॉरी ये तो 2 से कटेगा ही नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। 60/75 ये 5 से कटना चाहिए, 5 से नहीं तो फिर आप इसको 3 से भी काट सकते हैं। चलिए पहले 3 से काटते हैं, ठीक है। 3 से काटोगे कितना आएगा? 20। 3 से काटोगे कितना आएगा? 25, ठीक है। अब इसको 5 से काटोगे 4 और 5 से काटोगे 5, कितना है बताओ? आंसर बताओ इसका जल्दी। 4/5। अब देखो इसका भी 4/5 और इसका भी 4/5। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है सवाल ये किस में है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो अब यहाँ पे आप लिख देंगे कि हैंस 48, 60 एंड 75 आर इन, क्या लिखोगे? आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो आपको एक बात ध्यान रखना है वो ये कि दूसरा और तीसरा टर्म क्या होता है? इसका सेम होता है, ठीक है। उस इतना कर देने के बाद आपको दोनों तरफ बराबर आंसर लाना पड़ेगा। यदि दोनों तरफ आंसर बराबर आ गया इसका मतलब आपका ये जो दिया हुआ वैल्यू वो वाकई में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए इसका सेकंड वाला भी देख लेते हैं। मिटा दिए वाला? अच्छा ऑनलाइन में बच्चे इसको जल्दी सब लोग लिखिए। चलिए इसका सेकंड देखिए। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का नोट अभी नहीं मिटा रहे हैं, इसको दोबारा मत लिखिएगा। आपने एक बार लिख लिया बस, हम अभी बस नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि हम अभी आपको समझाना चाह रहे हैं। इसका सेकंड नंबर देखिए। इसका सेकंड नंबर है 36, 90 और 225। पहले तो इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखिए, यानी कि इस फॉर्म के रूप में। तो बताइए कृष्णा, इसको यदि आप कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप बताइए? 36:90 as 90। वेरी गुड। इसका मतलब अब आप इसको देखेंगे तो ये चीज हमारा इस रूप में आ गया ना? बिल्कुल आ गया। बस ये आपको मैच करना है कि दूसरा और तीसरा टर्म क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बस। अब क्या आपका सवाल बन गया? नहीं, अभी आपको दोनों तरफ का रेशियो क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। ये हमारा क्या हो सकता है? 36/90 और ये क्या हो सकता है? 90/225, यही हो सकता है ना? चलिए जरा इसको काटा जाए। देखो इसको आप काटोगे 2 से 18, 2 से 45, ठीक है। उसके बाद अब ये 2 से कटने वाला है नहीं तो 3 से काटिए। ये 6 और ये 3 से कितने बार में? 15, ठीक है। अभी भी ये कटेगा किससे? 3 से, और ये 3 से 2 और ये 3 से 5। कितना है आंसर बताइए? 2 और 5 यानी कि 2/5। इसका भी कितना आना चाहिए? 2/5 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। चलिए इसको अब काटो आप। चलिए पहले 3 से काटते हैं, ठीक है ना। 3 से काटोगे 30, इसको 3 से काटोगे 75, ओके। अभी भी कटेगा 3 से, 3 से कटेगा ये 10 और ये 3 से कटेगा कितना? 25। अब 5 से काटो 2/5 आया। इसका मतलब इधर भी 2/5 और इधर भी 2/5। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ था वो किस में है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब हो गया हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हैंस 36, 90 एंड 225 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बस हो गया, ऐसे ही इसको बनाना होता है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का सवाल कैसे बनेगा ये आपको अब पता मेरे हिसाब से लग गया होगा। आगे बढ़े हम लोग। चल जल्दी से उसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 की ओर आगे बढ़ा जाए।
इसमें बोला गया फिल इन द बॉक्सेस सो दैट द 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या था ना, आपके सामने 3 नंबर दिया हुआ था, आपने ये पता किया ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 ही नंबर दिया हुआ है हर किसी में, तीसरा नंबर आपको पता करना पड़ेगा। पता करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले इसको हम मिटा देते हैं एक बार, फिर आगे देखते हैं कि ये कैसे बनता है। हर प्रकार का सवाल हम आपको इसलिए बनवा रहे हैं ताकि आप अपने बुक के सवालों को आसानी से टच कर सकें। चलिए पहले इसका देखिए, सॉल्यूशन नंबर 6 का फर्स्ट पहला क्या है बताओ, 6, 18 और उसके बाद फिर ये बॉक्स है, ठीक है। तो पहले तो मेरे बात को आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में पहले इसको लाइए, तो कैसे लाओगे आप, A:B एज B:C। तो ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तो तीसरा भी क्या होगा, 18 ही होगा। इसका मतलब ये जो बॉक्स है वो कितने नंबर पे आ जाएगा, चौथे नंबर पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको आप यदि पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के रूप में लिखना चाहोगे तो ये 6:18 होगा, एज 18:2 क्या हो जाएगा, ये बॉक्स हो जाएगा। हाँ चलिए मान लीजिए, वेरी गुड, आप इसको x मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मतलब अब आपको क्या निकालना है बताओ, x का वैल्यू निकालना है। अच्छा, क्या ये सवाल हमारा अब पहला जैसा नहीं बन गया, देखो हाँ या ना। तो पहला को क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा x का वैल्यू। x का वैल्यू एक बार निकल जाएगा, फिर आपको बताना पड़ेगा ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, दोनों तरफ सॉल्व करके। पहले x का वैल्यू निकालते हैं। चलिए x का वैल्यू निकालना है आपको, तो पता है आपको क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, करना पड़ेगा इतना आपको। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं। देखो फॉर्मूला हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको लिखते लिखते याद हो जाए, और उतना कुछ हार्ड है नहीं, फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, ठीक है। और क्या होता था बताओ, a इंटू डी इक्वल्स टू b इंटू सी, यही होता था ना। तो इस हिसाब से हमारा ये हुआ a b c और ये हो गया d, a b c और ये हमारा क्या हो गया, अरे d, समझ रहे बात को। तो अब आप जरा देखो कि a और d हमारा क्या हुआ, a तो हो गया हमारा 6 और d हमारा क्या हो गया x। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। अगला b हमारा क्या हो गया बताओ, 18 इंटू सी हमारा कौन सा हो गया 18, ये भी 18 ही होगा। अच्छा यहाँ पे ना b और c दोनों का आंसर सेम क्यों आया वैल्यू, बिल्कुल क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, और कंटिन्यूड में b और c क्या होता है, हमेशा हमारा सेम ही तो होता है, ठीक है ना। तो इसको हमने ऐसे किया। अब आपको पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट में भी तुरंत किए थे हम लोग, x को इधर रहने देंगे, 18 इंटू 18 है, डिवाइड में क्या आएगा बताओ, 6 आ जाएगा, क्योंकि हमारा 6 किस में था, अभी मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू उधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, डिवाइड में बदल जाएगा। अब आपको पता है कि 6 त्रिज्या क्या होता है 18, तो x का वैल्यू कितना आया, x इक्वल्स टू 18 इंटू 3, तो x इक्वल्स टू 54, बस x का वैल्यू आ गया 54। अभी आपका आंसर नहीं पूरा बना है, आपने अभी फिलहाल इस बॉक्स को भरा है बस, समझ रहे बात को। अब आप ये पता करो कि ये वाकई में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। इसका मतलब अब यहाँ पे हमारा x की जगह पे क्या आ सकता है बताओ, 54 आ सकता है कि नहीं। मतलब आपके सामने सवाल ये था, पहले आपने इसको किस में चेंज किया, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो ये हमारा जो x है वो किस टर्म पे आ गया, चौथे वाले पे आ गया। अभी आपने क्या निकाला, x का वैल्यू निकाल लिया। अब आपके पास ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, तो अब इसको आप पता करो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो कैसे पता करोगे, ये होना चाहिए किसके बराबर, इसके बराबर होना चाहिए। चलिए करते हैं। उसके बाद आप इधर लिख लीजिएगा, उधर जगह नहीं है हमारे पास, मतलब इसके नीचे यहाँ पे लिखिए, मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ पे कर देते हैं। तो अब क्या होगा बताओ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6:18, 6:18, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 6/18 बनेगा। इसको काटोगे तो क्या बनेगा, 1/,
1/3 बन जाएगा। दूसरा क्या था बताओ, 18:2, क्या अभी भी x लिखेंगे या 54 लिखेंगे? अब 54 लिखेंगे। ओके, तो इसको हम 18/54 कर सकते हैं, बोलो। अब 18 के टेबल में तो सीधा करता है एक बार में, और ये 3 बार में, तो कितना आ गया? 1/3 आ गया। देखो ये भी 1/3 और ये भी 1/3, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है ये हमारा किस में है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। कोई दिक्कत? चले, तो अब यहाँ पे आप नीचे एक लास्ट लाइन लिख देंगे कि हैंड्स ये चीज लिखेंगे। अब आप 6, 18 और 54। अच्छा, अब हम ये वाला लिखेंगे या ऊपर वाला लिखेंगे? ऊपर वाला। तो बॉक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे? आप 54 लिखोगे, क्योंकि हमको पता चल चुका बॉक्स में क्या आने वाला है। तो 6, 18 और 54 आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। बस अब जाकर आपका ये सवाल पूरा कंप्लीट हुआ है। क्या इसमें कोई दिक्कत? इसी प्रकार से क्या आप ये वाला बना लोगे? ये वाला बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा। हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते बस, मतलब इसी तरीके से आप इसको भी बनाएंगे, इसको भी और इसको भी। थोड़ा सा बस आपको हिंट दे देते हैं, ठीक है? इसको मिटा देते हैं, पहले मिटा दें। चलो देख लो कितना जगह में ये बना है, उतना ही जगह के लिए, इतना ही जगह आप 3 क्वेश्चन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी, एक सवाल हमने बताया है, 3 सवाल आपको खुद से बनाना है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा भी हिंट दे देते हैं। ये वाला और ये दूसरा, तीसरा, चौथा आपको बनाना है, ठीक है? हाँ छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो आप किस में चेंज करोगे? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, है ना? तो चलिए इसका सेकंड कैसा होगा बताओ। इसका सेकंड है 25, 20 और ये बॉक्स है। तो पहले तो बताइए इसका कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या बनेगा? 25:20 एज 20 बॉक्स, यहाँ पे x मान लो, हो गया। अब आप क्या करेंगे? x का वैल्यू निकाल लेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। x का वैल्यू जब एक बार निकल जाएगा तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है कि नहीं है कैसे पता करोगे? ये इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यदि बराबर है तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, बराबर नहीं है तो नहीं है, ठीक है? उसी प्रकार से इसका थर्ड में क्या बनाओगे? बनाना है आपको, बस हम आपको हिंट दे रहे हैं, ठीक है? थर्ड में है, अच्छा थर्ड में तो पहला ही बॉक्स है, क्या घबरा जाएंगे पहले देख के? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइए। चलिए अब इसका पहले कंटिन्यूड प्रपोर्शन बनाओ आप, क्योंकि ये पहला वाला है तो इसको आप क्या मान लोगे? x मान लोगे। एज 2, सेकेंड कौन सा होगा आपका? 32 एज 32 एज 2 64 हो तो गया। ये हमारा पहला वाला था, दूसरा वाला है, और दूसरा वाला के जैसा कौन होता है? तीसरा वाला। तो ये दूसरा और ये तीसरा देखो सेम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना। अब आपके पास फॉर्मूला फिर से वही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। इसका वैल्यू निकालिए। अब जब एक बार निकल जाएगा तो फिर उसको कंटिन्यू प्रपोर्शन में चेक कर लीजिए। और चौथा वाला बताइए जरा, चौथा वाला भी सेम है, पहले ही बॉक्स दिया हुआ है, फिर 60 है और फिर 45 है, देख लीजिए एक बार जल्दी, है ना? तो इसको कैसे करोगे? पहले तो कंटिन्यू प्रपोर्शन में लिखो इसको। आप इसको कंटिन्यू प्रपोर्शन में क्या मान लेंगे? x एज टू 60 एज, बताओ जल्दी, 60 एज टू 45। क्या ये बात समझ में आया आपको? अब इसको भी आप सेम फॉर्मूला से बनाएंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा एक बार। हमने पहला क्वेश्चन बनाया है ना, उसी तरीके से ये बनेगा। हिंट आप इसको लिख सकते हैं, हो जाएगा। चलो इतना हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। मतलब ये वाला क्वेश्चन HW है आपका, ये वाला भी HW है और ये वाला भी आपका HW है। इतना आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? हिंट हमने यहाँ पे आपको दिया है। आगे बढ़ा जाए ये वाला। चलो इस वाले सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, पहले देखिए यहाँ पे 7 का फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है ना, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यदि उधर नहीं दिख रहा हो, यदि उधर नहीं दिख रहा हो तो आप समझ जाइए ये प्रपोर्शन लिखा हुआ है, ठीक है? बोला जा रहा है कि बताओ 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड 40 रुपीज इज टू 60 रुपीज, क्या ये प्रपोर्शन में है?
पहली बात तो आप इसका क्या करोगे, यूनिट सेम करोगे। हर रेशियो का देखो, ये अलग रेशियो है और ये अलग रेशियो है, तो इस रेशियो का पहले देखो क्या यूनिट सेम है, नहीं है। ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में क्या यूनिट सेम हुआ, नहीं हुआ। पहले चेंज करेंगे। क्या इसमें भी चेंज करने की जरूरत है, नहीं, तो पहले से चेंज है, तो चेंज करने की जरूरत किसको है, इसको है, तो चेंज करिए। क्या लिखा हुआ है 25:1 मीटर। अब आपको पता है कि यदि हमारा यहाँ पे 25 है, अच्छा सॉरी एक मिनट 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर है। अब आप इसको चाहो तो सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर सकते हैं, मीटर है तो सेंटीमीटर में कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको क्या बोला था याद करो, हमेशा मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे इसमें। तो यदि आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, तभी जाकर आपका वो मीटर किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो सेंटीमीटर तो पहले से रहेगा सेंटीमीटर में, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आप बताइए कि 1 मीटर में आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाए। जब आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो 1 × 100 करोगे तो ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया 25 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आया आपको? मतलब हमने क्या किया है, हमारे पास दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर, तो हमने इसको क्या कर लिया, यूनिट सेम करने के लिए मीटर को किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर में। अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है। अब आप इसको सॉल्व करिए। क्या लिखोगे आप, 25/100 ही लिखेंगे ना आप। ये हो जाएगा कितना, 1/4, क्योंकि 25 के टेबल में 100 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। तो ये हो गया इसका आंसर 1/4। अब इधर का भी कितना आना चाहिए, 1/4 आना चाहिए। अच्छा, इसमें भी क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है, नहीं, ये तो पहले से चेंज है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, आपके सामने दिया हुआ है ₹40 इज टू ₹160। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि आप 40/160 कर दीजिए, है कि नहीं। और 40 के टेबल में 160 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। तो इसका भी कितना आ गया आंसर, 1/4 आ गया। बस इसका मतलब हो गया कि हाँ, दिया हुआ जो सवाल था वो एक प्रपोर्शन फॉर्म करता है। कोई दिक्कत? आप यहां पे लिख सकते हैं कि हैंस गिवन रेशियोज, लास्ट में लिख दीजिएगा गिवन रेशियोज फॉर्म्स अ प्रपोर्शन। गिवन रेशियोज फॉर्म्स अ प्रपोर्शन, बस हो गया। तो ऐसे पता करना था आपको, इसमें समझ के बात को। तो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले कि बताओ वो प्रपोर्शन में है कि नहीं है, तो पहले आप देखो यूनिट सेम है कि नहीं। यदि यूनिट सेम है तब तो बढ़िया है। जैसे आपका वो रुपीज वाला था, हमने उसमें कुछ नहीं किया क्योंकि पहले से सेम है। इसमें हमारा सेम नहीं था तो हम क्या पहले क्या करेंगे, सेम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला वाला बताओ जरा। अब आप लोग बताओ सॉल्यूशन। इसका सेकंड नंबर देखो, ये ना लीटर है, ये भी लीटर है। क्या चेंज करने की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये भी बोतल है और ये भी बोतल है, क्या चेंज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप करोगे इसमें 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स। पहला तो यही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 39/65 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। चलिए अब आप बताओ ये किससे कटने वाला है, 3 से। ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। हाँ, ये डायरेक्टली 13 से कटता हुआ दिख रहा है। हाँ, 13 से 3 बार में, 13 से 5 बार में। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3/5। इसका भी कितना आना चाहिए, उतना ही आना चाहिए। तो 6 बॉटल्स है एज टू 10 बॉटल्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 6/10, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इसको 2 से काटोगे तो 3 बार में, 2 से काटोगे तो 5 बार में। कितना आया, 3/5 आया। इसका मतलब ये भी आपका 3/5 है। और लास्ट नीचे में लिख देंगे क्या, आप एक लाइन, हैंस गिवन रेशियोज, हैंस गिवन रेशियोज फॉर्म्स अ प्रपोर्शन। बस हो गया आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। अच्छा, ये सवाल हमारा अभी सेंटीमीटर वाला था, मीटर वाला है, रुपीज वाला है, बॉटल वाला है, लीटर वाला है। क्या हमेशा ऐसा ही मिलेगा, नहीं।
किलोग्राम वाला भी आ सकता है, किलोमीटर वाला भी आ सकता है ना, ये सब भी आ सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। पैसे वाला भी आ सकता है, सब कुछ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए इसका फाइनल स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपनी कॉपी में जल्दी से मेंशन कर दीजिए। आप लोग भी और ऑनलाइन बोले बच्चे आप लोग भी कोशिश करिएगा कि ये और ये होमवर्क है आपका बना लिया जाए, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हमने पूरी तरीके से प्रपोर्शन का जो बचा हुआ सवाल था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगला वाला क्लास यानी कि कल हमारा होगा यूनिटरी मेथड का, और ये चैप्टर का सबसे बोल क्या है, लास्ट टॉपिक है। यूनिटरी मेथड चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल कर लेंगे। कहीं पर डाउट रहे तो कमेंट कीजिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज हम लोग अपने चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है यूनिटरी मेथड। याद कीजिए अपना सबसे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला हिस्सा था इसका रेशियो का, जिसको कि हम लोग कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। दूसरा हिस्सा था इसका प्रपोर्शन का, वो भी हम लोग पिछले वाले क्लास तक पूरा खत्म कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग पिछले क्लास में बनाए थे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम होगा यूनिटरी मेथड, ठीक है। और यूनिटरी मेथड को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे आज 4 क्वेश्चन है, और इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। मतलब इसमें ना अधिकतर सवाल जो होता है ना वो एक ही प्रकार का होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है। और इस प्रकार का सवाल आप बचपन में भी बनाए थे, बचपन का मतलब 5 क्लास में भी आपने ऐसा कुछ सवाल बनाया होगा। अभी जैसा आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा कुछ सवाल तो हम बनाए थे क्लास 5 में, तो कुछ ना कुछ आपको रिवीजन टाइप का भी जैसा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिटरी मेथड जो टॉपिक है ना, इसमें आप बोलोगे कि सर इसमें कुछ स्पेशल आप बताने वाले हैं, कुछ स्पेशल नहीं बताने वाले हैं। स्पेशल इसमें है ही नहीं। जिस तरीके से हमने रेशियो पढ़ाया उसमें कुछ स्पेशल हमने बताया, पहले कुछ बात, फिर सवाल बनाते थे हम लोग। उसके बाद प्रपोर्शन में भी हम लोग कुछ पहले कॉन्सेप्ट समझते थे, सीखते थे, फिर सवालों को बनाते थे। इसमें वैसा कुछ नहीं है। इसमें नॉर्मली आप सवाल को पढ़िए और कॉमन सेंस के बेसिस पर उसका जवाब दीजिए, बस। यानी कि इसको आप सवाल को पढ़िए और लॉजिक लगाइए और इसका आंसर लिखते चलिए, बस ऐसा ही करना होता है इसमें। चलिए देख लेते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ने से पहले 2 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग भी और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी एक काम करिए, पहले ये नोट लिख लीजिएगा। नोट लिखने के बाद सारा क्वेश्चन जगह पर लिख लीजिए। 4 क्वेश्चन है बस, उसके बाद हम लोग सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहला नोट क्या लिखा हुआ देखो, टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई। मतलब यदि आपको कुछ ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका हम लोग अभी सवाल बनाएंगे ना, क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर लेंगे। मतलब जब भी हम लोगों को ज़्यादा चाहिए होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब सवाल है कि सर क्या ज़्यादा चाहिए होगा, देख लेंगे यहाँ पे। बस अभी फिलहाल ये आप ध्यान रखिए पॉइंट को, कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को ज़्यादा चाहेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यदि हम लोग को कोई चीज़ ज़्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इफ़ वी गेट लेस वी डिवाइड। लेकिन किसी चीज़ को कम चाहिए, हमको कम चाहिए तो क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है, सब कुछ हम लोग अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। लेकिन फिलहाल आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि यदि आपको ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई करना है और यदि कम चाहिए तो डिवाइड करना है, बस। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए वही सीखते हैं हम लोग। थोड़ा सा शुरू किया जाए, रेडी आप लोग। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। इफ 15 मैंगोज कॉस्ट ₹70, सॉरी मैंगोज बोल दिया, ऑरेंजेज, माय मिस्टेक। If 15 oranges cost ₹70, what is the cost of 39 oranges? पहले सवाल को समझिए, आपको लगेगा ना कि ऐसा सवाल हम पहले बनाए हुए हैं। जैसे बोला गया है कि 15 ऑरेंज का जो दाम है, जो कीमत है वो ₹70 है। मतलब यदि आप दुकान के पास जाइए, दुकान वाले के पास आप बोलिए कि भैया हमको ना 15 ऑरेंज चाहिए, तो वो बोलेगा आपको कि ठीक है हम आपको 15 ऑरेंज तो दे देंगे, लेकिन आपको देना पड़ेगा कितना, ₹70 देना पड़ेगा। इसका मतलब 15 ऑरेंज का दाम कितना हुआ बताओ, ₹70 हुआ। तो अब बताइए कि यदि 15 ऑरेंज का दाम ₹70 है तो 39 ऑरेंज का दाम कितना होगा, ऑब्वियस बात है ज़्यादा होगा। मतलब यदि आपको 15 ऑरेंज का ₹70 देना पड़ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि 39 ऑरेंज का तो उससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा। कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन पहले आप ये तो पता करो कि आपको एक ऑरेंज का कितना देना पड़ेगा। मतलब 15 ऑरेंज का आपको देना है कितना, ₹70। तो पहले आप ये पता करो कि एक ऑरेंज का हमको कितना पड़ा। यदि हमको पता चलेगा कि एक ऑरेंज का कितना हमको देना पड़ेगा तो हम क्या कर लेंगे, उसको 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आराम से पता चल जाएगा कि 39 ऑरेंज का हमको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो पहले आप किसका दाम करोगे पता, एक ऑरेंज का पता करोगे, ठीक है ना। इसको लिखते कैसे हैं, चले यहीं से हमारा क्लास आज का शुरू होता है। तो सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। पहले तो आप इसमें ये देखो कि आपके पास टोटल ऑरेंज है कितना, ऐसे लिखो
लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 70। मतलब 15 ऑरेंज यदि आपको चाहिए तो आपको देना पड़ेगा 70 रुपीज। तो बताइए यदि आपको एक ऑरेंज का दाम पता करना हो तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। मतलब देखो अब यहाँ पे समझिए कि ये दोनों नोट का क्या इंपॉर्टेंस था। 15 ऑरेंज का दाम है कितना, 70 रुपए। आपको निकालना है एक ऑरेंज का दाम, तो बताओ ज्यादा हुआ या कम हुआ, कम हुआ। और यदि हमको किसी चीज को कम, मतलब कोई चीज हमको कम पता करना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ था दूसरे नंबर में, टू गेट लेस ये मल्टीप्लाई। यदि आपको कुछ कम चाहिए तो डिवाइड करो, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे 15 ऑरेंज का दाम दिया हुआ 70 रुपया, हमको चाहिए एक ऑरेंज का दाम। तो हम ज्यादा पता करना चाह रहे हैं कि कम पता करना चाह रहे हैं, कम पता करना चाह रहे हैं। और जब भी कम पता करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जब भी ज्यादा पता करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई वाला भी नहीं आया है, वो भी इसी सवाल में आ जाएगा, तो उसको बाद में देख लेंगे। तो अभी फिलहाल हमको दाम पता करना है एक ऑरेंज का, तो ऑब्वियस सी बात हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब सवाल है कि सर किसको किस में डिवाइड करेंगे। हमेशा आप किस में डिवाइड करते हैं, बड़े नंबर में छोटे से, बड़े नंबर में छोटे से डिवाइड करते हैं। तो अब यहां पे आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज 70 डिवाइडेड बाई 15। तो बताओ ये दाम किसका हुआ, एक ऑरेंज का हुआ। अच्छा अब ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको काटना चालू कर देते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड करना चालू करते हैं। नहीं करिएगा आप लोग, बिल्कुल नहीं करिएगा ये, क्योंकि यदि कर दिए तो आप फंस जाओगे। आगे भी हम लोग को करना है, समझ रहे बात को। तो इसको आप सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं कि एक ऑरेंज का दाम कितना होगा। नहीं भी लाओगे ना अभी भी माना जाएगा कि एक ऑरेंज का दाम कितना है, इतना है। समझ रहे बात को, मतलब समझो थोड़ा सा ध्यान समझना। 15 ऑरेंज का दाम 70 रुपया था, तो एक ऑरेंज का दाम कितना हुआ, 70/15 हुआ। आप चाहे तो इसको काट के आंसर यहाँ पे ला सकते हैं, कुछ आएगा 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसमें। तो पॉइंट में कभी मत लाना, पॉइंट में मत लाइए। अभी आपका जो ये आया है 70/15, ये कितने ऑरेंज का दाम है, एक ऑरेंज का दाम है। और अब आपको निकालना कितने ऑरेंज का दाम है बताओ, 39 ऑरेंज का है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 39 को मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डिवाइड करना चालू करेंगे और पॉइंट में आंसर लाएंगे। वो भी तरीका सही है, वो भी सही है। जो आंसर आएगा उसमें आप 39 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो भी सही है। लेकिन मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा कि आप इसको डिवाइड मत करिए, क्या करने दो, इसको ऐसा ही का ऐसा ही रहने दो फ्रैक्शन में। तो ये हो गया हमारा एक ऑरेंज का दाम। अब आप लिखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ 39 है ना, हाँ 39 ऑरेंजेस। तो बताइए एक ऑरेंज का दाम कितना है, 70/15। आपको निकालना कितने का है, 39 का। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 39 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता चला कि हमने क्यों नहीं यहाँ इसको डिवाइड किया है, क्योंकि अब यहाँ पे हम सीधे काट सकते हैं। बताओ जल्दी। अब देखो इसको 3 से काटोगे तो 5 बार में, इसको 3 से काटोगे तो 13 बार में, हाँ या ना, बिल्कुल उसी प्रकार से। अब इसको 5 से एक बार में और इसको 5 से कितने बार में काटोगे, 1 और 4, हाँ बिल्कुल। अब आपके सामने क्या आ रहा है ऊपर में बताओ, आपके सामने ऊपर में आ रहा है रुपीज। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम लोग पैसा निकालने जा रहे हैं, मतलब रुपीज निकालने जा रहे हैं। 14 × 13 लिखेंगे। तो अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 14 और 13 को। ₹182, बस हो गया। इसी तरीके से इसको हैंडल करना था, समझ के बात को। हाँ एक क्या नहीं निकला, मतलब एक संतरे का दाम इतना है। इसको आप एग्जैक्ट भी ला सकते हैं। जैसे मान लो आपके सामने कितना है, 70 है ना, 15 से करना है ना डिवाइड। बताओ कितने बार में करोगे, पहले कितने होगा, 60 होगा, हो गया। अब तो डिवाइड नहीं लगने वाला है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पॉइंट दोगे और यहाँ पे 0 दोगे। अब कितने बार में करोगे बताओ, 6 बार में कितना, 15 6 बोल रहे हो, 15 6 जा 90, नहीं सही है, 15 6 जा 90, तो 0 1, फिर यहाँ पे 0 आएगा। 4.66 यानी कि इसके जगह पे आप और क्या लिख सकते हैं, 4.66 लिख सकते हैं।
अब देखो, अब आप ये लिखो या फिर ये लिखो, बात क्या दोनों का सेम है, लेकिन हम हमेशा चाहते हैं कि आप लोग डिवाइड मत करो, क्योंकि इसमें समय लगता है। डिवाइड करने में समय लगता है लेकिन मल्टीप्लाई करने में समय नहीं लगता है। समझ रहे बात को? तो अब यहाँ पे आप ये लिख के, मतलब 4.66 में आप मल्टीप्लाई करो 39 से, या फिर आप 70/15 में मल्टीप्लाई करो 39 से, दोनों का मतलब क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो हम चाहेंगे कि कभी आप ये चीज मत करो, पॉइंट में मतलब इतना ही करके छोड़ दो, पता चलेगा कि इतना ही हमारा दाम है कितने ऑरेंज का? एक ऑरेंज का। अब क्या ये सवाल पूरा समझ में आया? एक बार फिर से समझा देते हैं, फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? बोला गया था कि 15 ऑरेंज का दाम 70 रुपया है, ओके? तो बताइए कि 39 ऑरेंज का फिर दाम कितना होगा? तो 39 ऑरेंज का दाम निकालने के लिए पहले आपको कितने ऑरेंज का निकालना पड़ेगा? एक ऑरेंज का। तो हमने क्या किया भाई, 70 में 15 से डिवाइड कर दिया है। हम क्यों नहीं ला रहे हैं इसको पॉइंट में? क्योंकि डेसिमल में आएगा और डेसिमल बड़ा खतरनाक होता है, उसको मत लाइए, फ्रैक्शन में रहने दीजिए। अब ये हमारा पूरा 70/15 कितने ऑरेंज का दाम है? एक ऑरेंज का है। हमको निकालना कितने का है? 39 का। तो इसमें 39 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो काटना कितना आसान हो गया, हमारे पास कितना आ गया? 182 आ गया। तो बताओ अब आपके लिए ये आसान रहा या पॉइंट में आता तो वो आसान रहा था? हमेशा ये रहेगा, क्योंकि पॉइंट में मल्टीप्लाई करना भी दिक्कत होता है और डिवाइड करना भी दिक्कत होता है। तो हमेशा फ्रैक्शन में रहे तो चलेगा, लेकिन पॉइंट में कभी मत लाइए उसको। एक बात और हमेशा ध्यान रखिए, हम क्लास 10 तक के बच्चों को बताते हैं, आप लोग भी बता रहे हैं, कभी भी फ्रैक्शन में यदि आए ना, उसको काटने की कोशिश, मतलब उसको डिवाइड करने की कोशिश मत करो, फ्रैक्शन में रहने दो, आगे चल के वो पक्का कटेगा। देखो इसको हमने डिवाइड नहीं किया, लेकिन क्या आगे चल के ये नहीं कटा? कटा ना, कितना आसान हो गया हमारे लिए। समझ रहे बात को? तो ऐसे ही चलना है, ये होता है स्मार्ट तरीका मैथ बनाने का, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 में आ जाइए। तो अब जरा देखो, 15 ऑरेंज का उसको लग रहा था 70 रुपया, और 39 ऑरेंज का कितना लग रहा है उसको? 182 रुपीज लग रहा है। वैसी बात है, ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लगेगा, ठीक है? सवाल नंबर 2 देखिए क्या बोला गया है, पहले समझो सवाल को, समझो पहले। अ ट्रक रन्स 492 किलोमीटर ऑन 36 लीटर्स ऑफ डीजल। मतलब सवाल समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक ट्रक है जो कि 492 किलोमीटर चला जाता है केवल कितने डीजल पेट्रोल, कितने लीटर डीजल में? 36 लीटर डीजल में ही चला जाता है। मतलब एक ट्रक को आप यदि 36 लीटर डीजल देते हैं तो उतना में वो कितना दूर चल जाता है? 492 किलोमीटर चल जाता है। वो कितने लीटर में? केवल 36 लीटर में केवल, ठीक है? आगे क्या पूछा गया? हाउ मैनी किलोमीटर्स कैन इट रन ऑन 33 लीटर्स ऑफ डीजल। तो देखो एक बार फिर से सवाल को समझिए, 36 लीटर में वो ट्रक 492 किलोमीटर चल जाता है, तो बताइए 33 लीटर में वो इससे ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? कम जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये पता करो कि 1 लीटर में वो कितना दूर जाता है। यदि हमको 1 लीटर का पता चल गया तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। चलो तो पहले आप यहां पे लिखेंगे टोटल किलोमीटर रन्स, ऐसे लिख दो, a truck runs 492 किलोमीटर on 36 लीटर्स ऑफ डीजल। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि अ ट्रक रन्स 492 किलोमीटर ऑन 36 लीटर्स ऑफ डीजल, मतलब कि वो ट्रक जो है वो 36 लीटर में कितना चल जाता है? 492 किलोमीटर चला जाता है, ठीक है ना? तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं 1 लीटर का, है ना? तो ऐसे लिखो, ट्रक रन्स थोड़ा सा इसको सजा के लिखना चाहोगे तो अ ट्रक रन्स 492 किलोमीटर ऑन 36 लीटर्स ऑफ डीजल। उसके बाद इसमें लिख दो टोटल किलोमीटर रन्स बाय ट्रक, टोटल किलोमीटर रन्स बाय ट्रक, हाँ, ऑन 1
लीटर ऑफ डीजल। मतलब 492 किलोमीटर जाता है 36 लीटर में, तो बताइए वो ट्रक कितना दूर जाएगा 1 लीटर पेट्रोल में, सॉरी 1 लीटर डीजल में। तो पता करते हैं कितना जाएगा। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। स्टेटमेंट आप कैसा भी लिखो चलेगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। क्या फर्क पड़ रहा है भाई, कुछ भी लिखो ना आप, क्या फर्क पड़ता है। ट्रक किलोमीटर टोटल किलोमीटर, अच्छा यहाँ पे बोल रहे थे, अच्छा सॉरी, टोटल किलोमीटर रन्स बाय ट्रक ऑन 1 लीटर ऑफ डीजल। चलो सही है, आगे बढ़िए। तो बताओ 36 लीटर में वो जाता है 492, तो 1 लीटर में वो कितना जाएगा। तो क्या करने वाले हैं आप, डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि आपको कम चाहिए ना, और जब भी कम चाहिए होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जब भी ज़्यादा चाहिए होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई, और कम चाहिए तो डिवाइड। देखो यहाँ पे हमको कम चाहिए था, यानी कि 1 ऑरेंज का दाम चाहिए था तो हमने डिवाइड किया है। यहाँ पे वो 39 का चाहिए था तो हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पे आपको करो 492 को डिवाइड कर दो 36 से। क्या अब आप इसको काटने जाने वाले हो, बिल्कुल मत काटो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे लिखो टोटल किलोमीटर या फिर टोटल डिस्टेंस भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप चाहो तो डिस्टेंस लिखो, किलोमीटर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल डिस्टेंस रन्स बाय ट्रक ऑन, टोटल डिस्टेंस रन्स बाय ट्रक ऑन, कितना लीटर था, 33 ना, 33 लीटर्स ऑफ डीजल इक्वल्स टू 492 बाई 36 इंटू 33। मतलब सवाल समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है ये सवाल कहना चाह रहा है कि 36 लीटर्स में वो जाता है 492 किलोमीटर। तो बताइए 33 लीटर्स में वो कितना दूर जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि 1 लीटर में वो कितना दूर जाता है। तो 1 लीटर में बताओ कितना दूर गया, 492 बाई 36। अब बताओ फिर 33 में कितना जाएगा, वो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करने वाला है, क्योंकि अब हमको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो और ज़्यादा जब चाहिए तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब आप इसको काटो, सिंपल कट रहा है। इसको 3 से काटोगे तो कितना कपड़ में कटेगा, 1 और 2। इसको 11 से काट दो, और हमको ऐसा लग रहा है कि 492 जो है ना वो 12 से कट जाएगा। करके देख लेते हैं, 4 बार में 48, 41, हाँ बिल्कुल ये हमारा कट गया 41 बार में। आपके सामने अब क्या आया बताओ, आपके सामने आया 41 इंटू 11। तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, रुपीज में आएगा। यहाँ पे कर लो, 41 को 11 से कर लो, 154, 451, सॉरी रुपीज नहीं तो किलोमीटर निकाल रहे थे ना हम लोग, डिस्टेंस 451 किलोमीटर। बस ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रही है बात। अब देखो, अब सवाल को ना आप लोग एक बार रिलेट करो तो जरा क्या समझ में आया सवाल। देखिए 36 लीटर्स में वो गाड़ी जाता है ट्रक 492 किलोमीटर। अब आपने डीजल कितना घटाया है, कितना लीटर घटाया आपने, 3 लीटर घटाया है। तो 36 लीटर में जाता है 492 किलोमीटर, तो ऑब्वियस ये बात है 33 लीटर में कितना जाएगा, 451 किलोमीटर जाएगा। तो कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कम हुआ, क्योंकि डीजल भी कम लग रहा है तो जाएगा भी कम, ठीक है ना। इस तरीके से इसको कंप्लीट हो गया। आगे लिखिए जल्दी, इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी, जिसको कॉपी करना है। आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 3 मेरे हिसाब से आप लोग बना लेंगे, सवाल नंबर 3 मेरे हिसाब से आप लोग बना लेंगे, क्योंकि बड़ा सिंपल है। ट्राई किया जाए, चलिए देखा जाए। सवाल नंबर 3, इस प्रकार का सवाल ऐसे ही बनाना होता है आपको लॉजिक के ऊपर। अच्छा इसमें कुछ हम क्या नया तरीका बता रहे हैं आपको, बिल्कुल नहीं, लॉजिक इसमें चाहिए बस कि इतना लीटर में इतना जाता है तो इतना में कितना जाएगा। बस इतना बात ध्यान रखना है कि यदि आपको ज़्यादा कुछ चाहिए तो मल्टीप्लाई करिए और कम चाहिए तो डिवाइड करिए, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना होता है। बाकी तो
सब चीज में सिंपल ही है। चलिए सॉल्यूशन नंबर थर्ड देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर थर्ड है क्या, पहले देखो बोला जा रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज ₹210। देखो 6 जूस का डब्बा है, 6 जूस का डब्बा का दाम कितना है भाई, 210 रुपया है। ठीक है, तो बताइए कि देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस। देखो 6 जूस का डब्बा है जिसका लगता है आपको कीमत 210 रुपया, तो बताइए 4 जूस का डब्बे का कितना लगेगा, 210 से ज्यादा लगेगा कम लगेगा, कम लगेगा, तो निकालिए इसको बस। लेकिन पहले आपको कितना निकालना पड़ेगा, 1 का, है ना। तो यहां पे आप लिखिए टोटल कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इक्वल्स टू ₹210। मतलब कि 6 जूस के डब्बे का कीमत है 210 रुपए। तो 1 जूस के डब्बे का कितना होगा देख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस इक्वल्स टू ₹210/6। ओके, तो क्या इसको आप काटने जाओगे, बिल्कुल नहीं काटेंगे। 6 जूस के डब्बे का कीमत है 210 रुपया, तो 1 जूस के डब्बे का दाम है कितना, 210/6। ठीक है, अब आप यहां पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस इक्वल्स टू 210/6 इंटू 4। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, आगे बढ़े। ये जो आया है ये 1 जूस के डब्बे का कीमत है, तो 1 जूस के डब्बे का जो भी कीमत है यदि हम उसमें 4 डब्बे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डब्बे का कीमत मिल जाएगा हमको। अब आप इसको क्या करने वाले हैं, वैसी बात है काटने वाले होंगे। इसको काटो 2 से तो 2, इसको काटो 2 से तो 3, इसको काटो 3 से तो कितने बार में कटेगा, 70 बार में कट जाएगा। तो आपके पास बचा यहाँ पे कितना, 70, यहाँ पे 70 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 140 आएगा इसका आंसर, 140 रुपया। क्या कोई दिक्कत, समझ आ रही है बात। तो देखो 6 डब्बे के जूस का जो प्राइस है वो 210 रुपया है, तो ऑब्वियस ही बात है 4 डब्बे का क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। कितना लग रहा है बताओ, 140 रुपया लग रहा है, बस खत्म। इसी तरीके से शो करना था। आगे बढ़ा जाए, चलो सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए। देखो क्या कहा गया इसमें, 25 बैग्स ऑफ व्हीट ईच वेइंग 50 kg कॉस्ट ₹10,000। देखो पहले तो आप इसमें ये देखो कि आपके पास ना 25 बैग है और हर बैग का जो वजन है वो कितना है, 50 kg है, और इस पूरे का जो कीमत है वो कितना है, 10,000 रुपया। मतलब आप इमेजिन करो कि आपके पास 25 बैग है और 25 बैग में 50 kg का गेहूं भरा हुआ है। ठीक है, और उस 50 बैग का कीमत कितना है, 10,000 रुपया है। तो पहले 25 बैग का मतलब 25 बैग है आपके पास और 25 बैग में कितना कितना अनाज भरा हुआ है, 50 kg भरा हुआ है। तो बताइए कि उस 25 बैग का जो प्राइस है वो कितना है, 10,000 रुपया। पहले इतना लिख लेते हैं हम लोग, फिर आगे करेंगे, है ना। तो पहले तो आप ये पता करो कि टोटल वजन कितना हुआ आपके पास। तो क्या करोगे वजन निकालने के लिए, 25 इंटू 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। यदि हमको पता चला कि इतने केजी का दाम कितना है, 10,000 रुपया है, तो पहले निकालो। पहले लिखोगे यहाँ पे टोटल वीट इक्वल्स टू 25 इंटू 50। कितना आ जाएगा आंसर, 25 को 5 से करो 25, 1250 kg। समझ में आ रही है बात। मतलब हमारे पास 25 बैग है और 25 बैग में 50 kg का अनाज भरा हुआ है। तो बताइए आपके पास टोटल अनाज कितना है फिर,
2500 बैग का मिला के 1250 केजी है। और इसी 1250 केजी का दाम कितना है? 10,000 रुपया है। तो आप यहां पे लिखोगे आप टोटल कॉस्ट ऑफ व्हीट इक्वल्स टू ₹10,000। देखिए आपके पास टोटल अनाज है 1250 केजी और इस पूरे 1250 केजी का जो कीमत है वो कितना है? 10,000 रुपया है। तो अब आप ये बताइए कि फिर 1 केजी अनाज का कितना दाम हुआ? क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड करिए सिंपल सा। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 केजी व्हीट। 1 केजी गेहूं का दाम कितना होगा? देखो आपके पास टोटल गेहूं कितना निकला? 1250 केजी निकला। 1250 केजी गेहूं का दाम है कितना? 10,000 रुपया। तो बताओ 1 केजी गेहूं का दाम कितना हुआ? फिर 10,000 डिवाइडेड बाई 1250, ये निकला 1 केजी गेहूं का दाम। समझ में आ रही है बात? चले अब आगे क्या कहा गया था, देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 बैग्स ऑफ व्हीट इज वेइंग 40 केजी। अब आप ये बताइए कि आपके पास 35 बैग है, 35 बैग है और हर बैग में अनाज कितना है, गेहूं कितना है? 40 केजी। तो बताइए इसका फिर कितना दाम होगा? तो पहले तो पता करोगे कितना केजी गेहूं है आपके पास, है ना। यहां पे लिखेंगे नाउ टोटल व्हीट बोल दो। टोटल व्हीट इक्वल टू 35 इंटू 40। तो 35 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 1400 क्या निकला? केजी निकला। चले अब थोड़ा सा बात को समझिए, ये है क्या, मतलब ये आया क्या। पहली बार आपके सामने 25 बैग था और हर बैग में कितना अनाज था? 50-50 केजी था। तो टोटल अनाज आपके पास कितना हुआ? 1250 केजी हुआ। इस 1250 केजी अनाज का जो दाम है वो कितना था? 10,000 रुपया था। तो अब बताओ 1250 केजी का दाम है 10,000 रुपया, तो 1 केजी अनाज का कितना दाम हुआ? 10,000 बाई 1250, ये निकला किसका? 1 केजी का। अब अगला बोला गया कि आपके पास इसी प्रकार का 35 बैग है और हर बैग में 40 केजी अनाज है। तो पहले तो ये बताओ कि टोटल 35 बैग का अनाज हुआ कितना हुआ बताओ? 1400 केजी हुआ। अब देखो हमारे पास 1 केजी अनाज का दाम इतना है, 1 केजी अनाज का दाम कितना है? इतना। और टोटल हमारे पास है कितना केजी अनाज? 1400 है। तो बताओ कि टोटल 1400 केजी का अनाज कितना हुआ? क्या करना पड़ेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ 1400 केजी वेट इक्वल्स टू, ये हमारा होगा 10,000 डिवाइडेड बाई 1250, ये तो 1 केजी अनाज का दाम हुआ। और टोटल आपके पास है कितना केजी? 1400 केजी। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो। आगे अब देखो इसको काटना कैसे है। 1 0 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब इसको काट लो। चलो पहले इसी को काट लेते हैं। 5 से काटोगे 25 और इसको 5 से काटोगे कितना? 10 और फिर है 8 ना, 2 से काटोगे 10, 4 फिर, हाँ सही तो है 28, ठीक है। उसके बाद अब फिर से काटो इसको 5 से 5 बार में और इसको 5 से काटोगे कितना आएगा? 5,000 आएगा। 10,000 था। नहीं, एक मिनट 5 से काटें तो 2,000 आएगा ना। हाँ अब सही है। और एक स्टेप इसमें और कर सकते हैं हम, 5 से एक बार में और इसको 5 से काट लो, कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। चले अब आपके पास फाइनल क्या दिख रहा है बताओ? 400 और 28 ये दिख रहा है। तो 28 को सिंपली कर लो 4 से, 8 9 10 11, 1 1 और यहाँ पे एक 0 दे दो, 1 1 2 0, 1 1 1 2 0 और फिर
एक मिनट अर्चक 32 की 2, एक मिनट रुक जाओ जी, 00 देना है ना, इसके बाद में 3 8 9 10 11 11,200 इतना है और ये इतना है। हाँ सही है, ये हो गया इसका आंसर 11,200। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। अब बात समझ में आया क्या था? तो पहली बार जो आपके सामने था वो था 25 बैग और हर 25 बैग में अनाज था 50 किलो का। तो टोटल जो अनाज आपके पास हुआ यानी कि जो वेट हुआ वो 1250 केजी हुआ, उसका दाम था 10,000 रुपया। ठीक है, अब आपके पास टोटल अनाज कितना है? 1400 केजी है। तो 1400 केजी का दाम कितना निकला? 11,200 रुपया निकल गया। कोई डाउट अब इसमें होगा आप लोगों को? चलिए, और ये जो था ये 1 केजी अनाज का दाम था। तो चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका एक बार फाइनल स्क्रीनशॉट लीजिए और यहीं पे हमारा ये चैप्टर यूनिटरी मेथड के साथ कंप्लीट होता है। एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यूनिटरी मेथड का सवाल बनाने का तो बहुत सारा बनाया जा सकता है। अब हम ये आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि आप लोग अपना बुक बनाइए, कहीं पर दिक्कत है तो आप लोग एक बार क्लास में आके पूछेंगे और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और ध्यान रहे यूनिटरी मेथड का सवाल ज्यादातर लॉजिक के ऊपर बनता है। समझ में आ रही है बात? इसमें आप चाहेंगे कि सर कोई फॉर्मूला रटवा दीजिए, फॉर्मूला से बना लेंगे, नहीं है इसमें फॉर्मूला, इसमें कम लॉजिक आपको इसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सवालों को लेकर। ठीक है ना, बनाइए, कोई दिक्कत है तो क्लास में आके पूछिए और आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। तो क्या ये जो खूबसूरत सा चैप्टर था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्या इसको कंप्लीट समझा जाए? चलिए मेरे तरफ से ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आप लोगों का काम स्टार्ट होता है, जिस भी बुक से सवाल बनाते हैं बनाइए, क्लास में आके दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।